Assalamu alaikum dear students. Welcome to Amir Mathematics. My name is Amir Ramzan और अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। ये थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत इजी हैं। मैं ये दो वीडियोस में इसको सॉल्व करवाऊँगा। पहली वीडियो में हम 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज है, इसे आप देख लें। ये पहले 3 क्वेश्चन हैं इसके। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आप ले सकते हैं। और बाकी ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, ये 6 और ये क्वेश्चन नंबर 11 तक, और 2-3 क्वेश्चन इसके और भी होंगे। खैर, पहले 6 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ओवरऑल अगर कॉन्सेप्ट्स के एतबार से देखा जाए तो उससे पहले जो थ्योरी यूज़ होती है, जिसको यूज़ करके हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए आप जो पहले वाली थ्योरी में डिस्कस करता हूँ उसको स्किप ना किया करें, उसको लाजमी देखा करें, ताकि क्वेश्चंस को समझने में, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में इसकी काफ़ी हेल्प होगी। चलते हैं पहली डेफिनेशन की तरफ, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब हमें यूनियन के बारे में पता होना चाहिए। जब पेपर में क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, जो बेसिक चीज़ें हैं जो यूज़ होंगी वो मैंने पहले डिस्कस की हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए बी। सबसे पहले ये बात तो क्लियर कर लें, यूनियन और इंटरसेक्शन ये हम 2 सेट्स के दरमियान भी ले सकते हैं, 3 के दरमियान भी लिया जा सकता है। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी। यानी ए यूनियन बी में वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो या ए में हों या बी में हों, दोनों में भी हो सकते हैं। मैंने एग्जांपल एक लिखी है, एग्जांपल की मदद से आपको इसकी ज़रा ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये सेट है ए, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। सेट बी है, इसमें 2 3 4 5। डेफिनेशन को यूज़ करें, ए यूनियन बी, ये सेट ए लिख दिया, यूनियन सेट बी। अब इसमें अगर कोई एलिमेंट सेट ए में है तो वो भी यूनियन में आएगा, अगर कोई एलिमेंट सेट बी में है तो वो भी यूनियन में आएगा। बस उसको डबल करके नहीं लिखना, यानी 2 दफ़ा नहीं लिखना। यहाँ पे 1 है ना तो 1 लिख लें, यहाँ पे 2 है और 2 इधर भी है, लेकिन वो 2 तो लिखा गया ना। आप पहले, बल्कि मैं एक और आसान तरीका आपको बताता हूँ। जो सेट ए है वो एज़ इट इज़ आपने पहले नीचे लिख लेना है, 1 2 3 लिखा गया। फिर सेट बी है, उस पर आ जाएं, 2, सेट बी में 2 है ना, लेकिन 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिहाजा उसको नहीं लिखना, एक दफ़ा लिखने से काफ़ी है। और जो सेट 3 है, और जो एलिमेंट 3 है वो भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4 5 नहीं लिखा हुआ तो 4 5 को लिख लेंगे। ये बना ए यूनियन बी। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से ये इसका सिंबल है। इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स डेट बिलोंग्स टू ए एंड बी। उसमें ए और बी था, इसमें ए एंड बी है, यानी इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में हों, ए में भी हों और बी में भी हों। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ए बी, वही मैंने एग्जांपल ले लिए, 2 सेट्स लिए हैं। अब आपने देखना है 1 ए में है, 1 को दोबारा चेक कर लें क्या वो बी में है, यकीनी बात है नहीं है, तो उसको हम इंटरसेक्शन में नहीं लिखेंगे। फिर 2 को देखें, वो ए में है, बिल्कुल है, और बी में भी है, लिहाजा वो इंटरसेक्शन में आएगा। इसके बाद ये 3 को देख लें, वो ए में भी है, बी में भी है। 4 5 बी में तो हैं लेकिन ए में नहीं है, तो लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 2 3। ये 2 बेसिक डेफिनेशंस थी, यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब चलते हैं अगली डेफिनेशन पे, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा रफली बता देता हूँ। ये वो वाले सेट्स होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, डिसजॉइंट हो, जिसमें कोई भी वो जॉइंट ना पाया गया हो। अब डेफिनेशन को पढ़ लें। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ एम्प्टी सेट। क्या मतलब इस बात का, इंटरसेक्शन में तो वो वाले एलिमेंट्स होते हैं ना जो कॉमन हों, डिसजॉइंट में डिसजॉइंट सेट ही ऐसे हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो लिहाजा क्या होगा, उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा।
इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज एम्प्टी सेट देन द सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। एग्जांपल देखें, 1 2 है और इधर से 3 4 है, तो इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन तो खाली सेट बनेगा। इसके बाद है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स वो वाले सेट्स होते हैं जिसका जो इंटरसेक्शन है ना वो एम्प्टी सेट ना आए। क्या मतलब इस बात का, इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ नॉट एम्प्टी बट नाइदर द सबसेट ऑफ ईच अदर। क्या मतलब, यानी वो सबसेट तो होता है ना, सबसेट की डेफिनेशन भी मैं आगे बताऊंगा, पहले भी शायद थोड़ी सी डिस्कस की है। ए सबसेट अगर बी का है ना तो ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद होगा। ए सबसेट बी का क्या मतलब है कि ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद होगा। अब ओवरलैपिंग की तरफ आएँ, यानी इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आना चाहिए। ये दो सेट्स लिखे हैं मैंने, एल और एम, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। भला कैसे नहीं है, इसमें 5 है ना, 5 6 इसमें है और 5 6 इसमें भी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन खाली सेट नहीं है, लिहाजा ये दोनों सेट्स क्या हैं, ओवरलैपिंग हैं। और अगर ये दोनों सेट्स एम्प्टी होते, दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी होता, तो फिर वो पहले वाली डेफिनेशन बन जानी थी डिसजॉइंट सेट्स की। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या मतलब है, कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स डेट बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी। यानी ए माइनस बी, अब डेफिनेशन से दोबारा क्लियर हो जाएगी बात। ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए के वो वाले एलिमेंट्स जो बी में ना हों, ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में ना हों वो ए माइनस बी में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेट ए है, ये बी है, ए का ये वाला एलिमेंट 1 ये बी में नहीं है, ऐसी है ना, तो ये ए माइनस बी में आ जाएगा। अब 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। अब 4 5 इसमें भी है और 4 5 इसमें भी है। अब ये इंटरसेक्शन ये ए माइनस बी में नहीं आएगा। अब देखना सिर्फ ए को ही है। अब बी माइनस ए को देख लें, बी माइनस ए भी फाइंड कर लें। इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, बी के वो वाले एलिमेंट्स जो ए में ना हों। अब यहाँ से शुरू करें, इसमें 4 है, इसमें भी है, बी माइनस ए में नहीं आएगा, सिंपल। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो नहीं आएगा। इस बी के सारे एलिमेंट्स को बारी बारी चेक कर लें, अगर वो ए में ना हों तो वो बी माइनस ए में नहीं आएगा। अब ए माइनस बी का आंसर ये था 1 2 3 और बी माइनस ए का ये वाला था। तो एक बात यहाँ से क्लियर कर लें कि ए माइनस बी डज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी ए माइनस बी का आंसर और है, बी माइनस ए का और है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसके बाद है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट सेट ऑफ क्या होता है, कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट ए इज़ डिनोटेड बाय, ए के ऊपर इस तरह से डैश लगी हुई है, ए कंप्लीमेंट आर, यानी ए के ऊपर सी भी लिखा जा सकता है और सिंपली ये डैश भी लिखी जा सकती है। रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट यू इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग टू ए। अगर इस डेफिनेशन की नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए ना सिंपली, यानी अगर ए का कंप्लीमेंट आपने फाइंड करना है ना, ए का कंप्लीमेंट, तो इसका मतलब है कि आपने यू माइनस ए निकालना है। यू क्या है, यू यूनिवर्सल सेट है, वो एक सेट दिया हुआ होगा और यू माइनस ए फाइंड कर लेंगे। यू माइनस ए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स वाली डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। एग्जांपल नीचे लिखी है। फॉर एग्जांपल कोई सेट यू है, वो बड़ा सेट होगा ना, यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल, वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब ई डैश का क्या मतलब है, ई ये है सेट ऑफ इवन नंबर्स, ई इवन नंबर्स होते हैं ना, तो ई डैश का मतलब हो जाएगा यू माइनस ई। यू किसके इक्वल है, जेड के, और माइनस ई, ई इवन नंबर्स हैं, तो इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स माइनस ये वाला
सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो आंसर क्या आएगा? सेट ऑफ ऑड नंबर्स। इंटीजर्स में से इवन नंबर्स को निकालेंगे, बाकी तो ऑड ही बचेंगे ना। तो ये डेफिनेशन थी कंप्लीमेंट ऑफ सेट की। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक करें, ताकि हर आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके और हमारी ये सपोर्ट हो सके और हमारे लिए हौसला अफजाई होगी। अच्छा जी, जो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर सेट यू कौन सा सेट है जिसमें 2 के मल्टीपल हैं। इसमें ना देखें, अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। 2 के मल्टीपल हैं और जो x है वो 30 से छोटे होने चाहिए। और a में कौन से एलिमेंट्स हैं जो 6 के मल्टीपल्स हैं, और b में कौन से एलिमेंट्स हैं मल्टीपल ऑफ 8 हैं, और वो सारे ना 30 से छोटे होने चाहिए। अब जो पहला क्वेश्चन था उसमें उन्होंने यही कहा है कि इसको ना टेबुलर फॉर्म में लिख लें। ये क्वेश्चन था, मैं आपको क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट क्या है जी, उन्होंने कहा ए और बी को आप टेबुलर फॉर्म में लिख लें। बी में क्या कहा गया है कि ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करें, और सी में कहा गया है कि इसकी वैन डायग्राम भी बनाएं। वैन डायग्राम जब बनाएंगे ना तो मैं उसी में समझा दूंगा ये क्या होता है। अच्छा, ए और बी को अब टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ए में कौन से एलिमेंट्स हैं जो 6 के मल्टीपल्स हैं, 6 के मल्टीपल्स हैं ना, और 30 से छोटे होने चाहिए। बी में 8 के मल्टीपल्स हैं, ये बन जाएगा 6, 12, 18, 24 और 30। 30 से ज़्यादा तो जाना नहीं है ना, चूँकि ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। बी में 8 के मल्टीपल्स हैं, 8, 16 और 24। अब जो ये यहाँ पे पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया है। अब सेकंड पार्ट में कहा गया है कि इनका इंटरसेक्शन लें। ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है कि उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं? सिर्फ 24, सॉरी शायद मैंने मिस्टेक की हुई है, नहीं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इसमें सिर्फ 24 ही जो कॉमन है उसको यहाँ पे लिख लिया है। थर्ड वन, तीसरा क्वेश्चन है कि इसकी वैन डायग्राम बनानी है। वैन डायग्राम किस तरह से बननी है? ये सेट यू है। फॉर एग्जांपल ना, ये जो रेक्टेंगल, ये बड़ा सेट जो सबसे है, इसको मैंने यू कह दिया है, ये यू है, ठीक है। अब ये वाला सेट ए है और ये वाला सेट बी है। ए के सारे एलिमेंट्स आपने इधर लिख देने हैं, और ये जो 24 है वो चूँकि कॉमन है तो वो दोनों में आ जाएगा, वो बी में भी आ जाएगा और ए में भी आ जाएगा। बस ये इसकी वो है वैन डायग्राम है। अगर इसमें कुछ भी कॉमन ना होता, यानी अगर ए और बी में ऐसे एलिमेंट्स होते जो डिसजॉइंट होते, यानी अगर उसमें कुछ भी कॉमन ना होता, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें होता 1, 2 और बी में होता 3, 4, अगर इस तरह से होता तो फिर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, ये ए बन जाना था और ये बी बन जाना था, फिर वैन डायग्राम इस तरह से बन जानी थी। अब चूँकि इनमें कॉमन है तो ये वाला पोर्शन इसमें कॉमन आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था जी। सेकंड क्वेश्चन, इसमें 3 सेट्स गिवन हैं। एक यूनिवर्सल सेट यू गिवन है, ये सबसे बड़ा सेट होता है, और एक सेट जी है और एक सेट एच है। इन तीनों की ये है, उसमें सेट बिल्डर नोटेशन में इनको लिखा गया है, और जो पहला पार्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लें। टेबुलर फॉर्म इसकी बना लें। टेबुलर फॉर्म उन्होंने सिर्फ जी और एच की कही हुई है, हम जी एच बना लेते हैं। जी में कौन से एलिमेंट्स हैं जो 2 की पावर m में जिनको लिखा जा सके, और m क्या है, इंटीजर्स है, और वो 12 से छोटे होने चाहिए। ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इस तरह से कहाँ तक जाना है, 2 की पावर 12 तक। 2 की पावर 0 किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होता है। 2 की पावर 1 ये 2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह 2 की पावर 2 4 के इक्वल होगा, 2 की पावर 3 8 के, 2 की पावर 5 वो 32 हो जाएगा, और 2 की पावर 6
ये 64 और 2 की पावर 7 ये बनेगा 128। 2 की पावर, ये 2 की पावर 6 है, वो बनेगा 64 और 2 की पावर 7 बनेगा 128 के इक्वल। और अगर मैं अब 2 की पावर 8 करूँ ना तो वो तो 256 बन जाएगा, ऐसी है ना। लेकिन हमने 150 से आगे वाले एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो बड़ा सेट होता है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 की पावर 8 अगर लिखें तो वो बनेगा 256, तो वो 150 से ज़्यादा है, लिहाजा उसके लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सेट जी इतना ही काफ़ी है। सेट एच में कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको जो स्क्वायर हों, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर हों। अब ये 1 है, 1 4 9, 1 4 9 16 25, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। इसी तरह चलते चलते ये 12 का स्क्वायर बन जाएगा 144, 144। और अगर 13 का स्क्वायर करें तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा 150 से, लिहाजा ये यहीं तक काफ़ी है। पहले क्वेश्चन में बस यही था कि इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, जी यूनियन एच फाइंड करें, और थर्ड में हमें इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है हमें। अब ये दोनों एलिमेंट्स हैं, जी है और ये एच है। यहाँ पे जी लिख लें और ये एच लिख लें, इनका यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो सारे के सारे हों। पहला सेट आपने जी वाला ना, ये सारे का सारा सेट लिख लेना है, इस तरह से लिख लें, या आप यानी ख़ुद से वो ज़रा थोड़ा सा उसको ध्यान से अरेंजमेंट भी साथ ही कर लें। 1 लिख लिया, इसके बाद 2 भी लिखा, 4 भी लिखा, 8 भी लिखा। अब 8 के बाद ना इधर 16 है, तो 1 4 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 9 भी लिख लें। उसके बाद 16 को लिख लें, फिर 25 लिख लें, यहाँ पे 25 है, 32 है, यानी दोनों के एलिमेंट्स लिख लें, कोई मिस भी नहीं होना चाहिए, और उनमें दो दफ़ा भी नहीं लिखना। ये यूनियन की डेफिनेशन होती है। अगर इसकी नहीं समझ आ रही तो पहले पूरा सेट जी लिख लें, फिर आप एच के एलिमेंट्स लिख लें, लेकिन वो जो 2 दफ़ा आ रहे हों वो नहीं लिखने। अगर कॉन्सेप्ट सही बन रहा है तो फिर आपने तरतीब भी साथ साथ दे लेनी है। अच्छा, और थर्ड पार्ट में इनका इंटरसेक्शन निकालना था। इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, यानी जो एच में भी हूँ और जी में भी हूँ, तो वो यही 3 एलिमेंट्स बनते हैं। 4 बनेगा, 16 और 64। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे एंड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर दी सेट्स। ये पी सेट गिवन है और ये क्यू है। हमने पी और क्यू का इंटरसेक्शन फाइंड करना है और उनका यूनियन फाइंड करना है। सबसे मुश्किल काम, मुश्किल तो नहीं, यानी मेन जो बात है क्वेश्चन की, वो सिर्फ उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अगर टेबुलर फॉर्म में लिखा गया, ठीक तरह से लिखा गया, तो फिर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब सेट पी किस तरह से बनेगा, पी में कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्राइम नंबर्स हों। अब प्राइम नंबर्स लिखने से पहले तो आपको प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते कौन से हैं। ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 डिवाइज़र हों। 2 डिवाइज़र का क्या मतलब है, अब जो 2 है ना, ये एक 1 पे डिवाइड होगा और एक 2 पे डिवाइड होगा, और इसका कोई भी डिवाइज़र नहीं। इसी तरह 3। अब 4 को मैंने इसमें नहीं लिखा, 4 इस सेट में नहीं है ना। 4 एक तो 4 पे डिवाइड होता है, एक 2 पे भी डिवाइड होता है, और 1 पे भी डिवाइड होता है। इसके 3 डिवाइज़र बन गए हैं, 5 आ जाएगा। फिर 6 के तो 4 डिवाइज़र बनेंगे, 6 1 पे भी डिवाइड होगा, 2 पे भी, 3 पे भी, 6 पे भी। इसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं सेट ऑफ प्राइम्स में जिसके सिर्फ 2 ही डिवाइज़र हों, एक 1 हो और एक वो इटसेल्फ हो, और वो 20 से छोटे छोटे लिखने हैं, 20 से कम, तो वो ये वाला सेट बनेगा। सेकंड क्यू में वो वाले एलिमेंट्स हैं जो 210 के डिवाइज़र हों, यानी जो 210 पे पूरे तकसीम हो रहे हों। अगर इनकी नहीं, और वो 20 से छोटे छोटे लिखने हैं। नहीं सही तरह से समझ आ रही तो आप कैलकुलेटर पे इसको देख लें। तो इसमें यानी 210 के लिखने हैं ना,
ये 210 है ना। अब इसमें मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अब 14 लिखा है इस पे, सॉरी, डिवाइडेड बाय 14। अब ये देखें 14 इस पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, उसका आंसर 15 आया, लिहाजा 14 इस सेट में आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा। अब 7 भी इसमें आएगा, 210 डिवाइडेड बाय 7 वो 30 आया है। अब मैंने इसमें 8 नहीं लिखा और और भी कई एलिमेंट्स नहीं लिखे, डिवाइडेड बाय 8 करके देखें आप, तो इसका आंसर इशारिया में आ रहा है। यानी इसमें वो वाले एलिमेंट्स ही लिखने हैं जो 210 पे पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हों, तो यही एलिमेंट सिर्फ बनते हैं। अब ये दोनों सेट्स लिखे गए हैं, इसका आप इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। ये सेट P लिखा है और ये सेट Q है। इसका इंटरसेक्शन वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में हों। 2 इसमें भी है, यहाँ भी है, लिहाजा 2 इधर भी आ जाएगा। इसी तरह 3 भी दोनों साइडों पे है तो वो भी आ जाएगा। 5 भी दोनों साइडों पे है, 7 भी दोनों साइडों पे है। और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों साइडों पे हो। और ये P यूनियन Q की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं, बस 2 दफ़ा कोई नहीं लिखना। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। 3 क्वेश्चन है इसमें, यानी 3 पेयर्स दिए हुए हैं। A B सेट है, ये भी 2 सेट्स हैं, ये भी 2 सेट्स हैं, A और B। आपने ना इसमें क्वेश्चन में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वो वेरीफाई करवाना है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बता देता हूँ कि वो क्या होता है। यानी कोई 2 सेट्स आपस में कम्यूट कर रहे हों, A यूनियन B और B यूनियन A, ये आपस में इक्वल हों तो वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन होगा। और अगर दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाए, A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू B इंटरसेक्शन A हो जाए, तो वो बनेगा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। 2 सेट्स हैं, A यूनियन B फाइंड करें, ये सेट A है, ये वाला सेट B है। A यूनियन B फाइंड करेंगे तो वो इक्वेशन 1 बन जाएगी। B यूनियन A फाइंड करेंगे, सिर्फ यूनियन की डेफिनेशन ही अप्लाई करनी है, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं, 2 दफ़ा कोई नहीं लिखना। B यूनियन A में B पहले लिख लेंगे, A बाद में लिखेंगे, दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हैं। इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं, इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं, लिहाजा क्या हुआ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ये साबित हो गया है। नेक्स्ट अब हमें इन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं, A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A ये इकट्ठा ही लिख लें, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं और ये 2 नंबर का ही आएगा अगर आया तो। सेट A लिख लें, इंटरसेक्शन सेट B लिख लें, इज़ इक्वल टू यहाँ पहले B लिख लें, इंटरसेक्शन A लिख लें। इन दोनों में भी कॉमन 4 है, इन दोनों में भी कॉमन 4 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए, तो क्या साबित हो गया कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को होल्ड करता है। ये आपका पहला पार्ट था वो यहाँ पे सॉल्व हुआ है, क्योंकि जो पहले वाला पेयर था उसमें दोनों चीज़ें हमने साबित कर दी हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को भी होल्ड करता है और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को भी होल्ड करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उसमें 2 सेट्स हैं, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और एक सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेकंड पार्ट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ये एलिमेंट्स हैं और सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 भी होती है और जमा माइनस वाले सारे के सारे होते हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ हुआ, A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन A। अब सेट A कौन सा है, A को मैंने नाम दिया है नेचुरल नंबर्स का और सेट B को मैंने इंटीजर्स कह दिया है, तो ये बन जाएगा N यूनियन Z इज़ इक्वल टू Z यूनियन N। ठीक है, यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा, यूनियन सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखें ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। इनमें से बड़ा सेट कौन सा है, बड़ा सेट तो डेफिनेटली सेट ऑफ इंटीजर्स है, यानी इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, लिहाजा आप सेट ऑफ इंटीजर्स ही लिख लेंगे तो वो ये वाला सेट ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा।
और सेम इसी तरह ये, और ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। और जब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, यानी कॉमन सेट, कॉमन एलिमेंट्स ही होते हैं ना इंटरसेक्शन में। तो नेचुरल नंबर्स वाले एलिमेंट्स इसमें भी हैं, 1 2 3 इसमें भी है ना, तो इंटरसेक्शन में ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाएगा और वो इसके इक्वल होता है, इस साइड से भी यही आएगा। तो ये साबित हो गया कि n और z सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स, ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को भी होल्ड करते हैं और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को भी होल्ड करते हैं। पार्ट नंबर 3 देखें जी, ये सेट A है और ये सेट B है। सेट A में वो वाले एलिमेंट्स हैं तो रियल नंबर्स ही, लेकिन वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। पॉजिटिव यानी रियल नंबर्स जो ज़ीरो से बड़े हों। रियल नंबर्स में तो बटे वाले नंबर्स भी होते हैं। रियल नंबर होता क्या है, ये होता है रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन, यानी जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके और जिसको p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, दोनों को मिला के रैशनल बनते हैं, रियल बनते हैं। तो ये इसमें इशारिया वाले भी होते हैं और वो अंडर रूट वाले भी होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। ए सेट ए में क्या कौन से एलिमेंट्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर जो ज़ीरो से बड़े हैं। और सेट बी में सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। कम्यूटेटिव लॉ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए है, तो इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लें। ए में ये हैं यूनियन बी सेट ऑफ रियल नंबर है, और राइट साइड पे सेट ऑफ रियल नंबर्स पहले लिख लें और ए में ये लिख लें रियल नंबर्स जो ज़ीरो से बड़े हैं। अब देखें, यूनियन ले रहे हैं, यूनियन में बड़ा सेट आता है आंसर, तो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स में तो सारे एलिमेंट्स हैं जो ज़ीरो से बड़े हैं, वो भी तो हैं ना, तो यूनियन में बड़ा सेट आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर बन जाएगा और इधर से भी सेट ऑफ रियल आएगा। तो ये प्रूफ हो गया। और जब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन में कॉमन वाला आंसर आना होता है, यानी जो चीज़ दोनों में कॉमन हो। ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और ये रियल नंबर्स हैं, तो इसमें कॉमन क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। इधर से भी पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएगा, रियल नंबर्स जो ज़ीरो से बड़े हों। तो ये साबित हो गया कि जो ये ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसमें भी होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये यू है, सेट ऑफ यू, इसमें ये एलिमेंट्स हैं, ये दो सेट्स हैं ए और बी। हमें साबित करना है कि डी मॉर्गन लॉ ऑफ दीज सेट्स, ये आप प्रूव करें कि डी मॉर्गन लॉ इन सेट्स पे होल्ड करता है। और डी मॉर्गन लॉ की ना आपने वेन डायग्राम भी बनानी है। अब डी मॉर्गन लॉ होता क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये डी मॉर्गन लॉ होता है। यानी दो सेट्स का यूनियन लेके उसका कंप्लीमेंट ले लें, या उनका अलग अलग कंप्लीमेंट लेके उनका इंटरसेक्शन ले लें, ये डी मॉर्गन लॉ होता है। अब इसको प्रूव करना है। पहले मैं इन सेट्स की मदद से प्रूव कर लूँगा, बाद में हम वेन डायग्राम की मदद से भी इसको साबित करेंगे। अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लें। पहले ए यूनियन बी को फाइंड करते हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लें। ये जी मिस हो गया था, मैंने बाद में ऐड किए। ए इसमें भी है, इधर नहीं है, तो यूनियन में तो आएगा। इस तरह से डेफिनेशन को अप्लाई करके ये ए यूनियन बी लिखा गया है। ए यूनियन बी फाइंड करने के बाद हम मेन काम तो इसका कंप्लीमेंट लेना है ना, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो वो बनेगा यू माइनस यू यूनिवर्सल सेट है माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट यू लिख लेना है, ये पूरे का पूरा सेट यू है और ये ए यूनियन बी का आंसर है, तो इसका आंसर आई आएगा। ये बाकी सारे इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे, आई जो है ये ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बनेगा। इसके बाद अब जब हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो वो है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है,
तो पहले ए कम्प्लीमेंट को सॉल्व कर लेंगे, फिर बी कम्प्लीमेंट को, उन दोनों के आंसर्स को उनका आपस में इंटरसेक्शन लेंगे। ए कम्प्लीमेंट जब फाइंड करेंगे तो वो बनेगा u माइनस ए, ये सेट u है और ये सेट a है, तो इसके कम्प्लीमेंट में सिर्फ यही एलिमेंट्स आएंगे। और इसी तरह बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो उसमें ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। जस्ट आपने होप सो आपको समझ आ गई होगी कि कम्प्लीमेंट किस तरह से लेते हैं। तो ये एक ए कम्प्लीमेंट का आंसर है और ये बी कम्प्लीमेंट का आंसर है। अब इन दोनों को जब हमने इंटरसेक्शन लेना है तो इसमें सिर्फ आई कॉमन है, देखें ना, इन दोनों सेट्स में सिर्फ आई कॉमन है, तो वो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी उसकी। मैंने सॉल्व किया हुआ, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, सॉरी, ये देखें जी, ये ए कम्प्लीमेंट है और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है। इन दोनों के कम्प्लीमेंट का आंसर आई आएगा, तो वो उसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया है। इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो डिमॉर्गन लॉ ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं इसकी वेन डायग्राम की तरफ। इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। ये है ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब देखें, इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना, वो है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ये यूनिवर्सल सेट यू है और ये ए और बी है। ए बी में अगर ए और बी को आप देखें ना, इसमें सी और डी कॉमन है, तो इस तरह ये ओवरलैप करके लिख लेंगे। इस तरह सी और डी चूँकि कॉमन है तो ये सेट ए हुआ, ये सेट बी हुआ, ये सेट यू है। यू चूँकि यूनिवर्सल सेट है तो वो बड़ा सेट हो जाएगा। ये डायग्राम है ए यूनियन बी की, बस ये वाली ए यूनियन बी की है। हमने तो यू में से ये सारा माइनस करना है ना, क्योंकि कम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो अब इस साइड पे आ जाए। अब इसमें देखें, ए यूनियन बी सिर्फ ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ए यूनियन बी की। जब इसको यू में से माइनस करेंगे तो ये दोनों अंदर में से अंदर माइनस हो जाएंगे ये वाले, बाकी ये मैंने वर्टिकल लाइंस लगा दी हैं। अब ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये किस चीज़ का आंसर हैं? ये हैं ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, जो इसके इक्वल है, ये नीचे वाले के। अब राइट हैंड साइड पे आ जाएं आप। राइट हैंड साइड में सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट निकालना है। ए कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? यू माइनस ए के, यू माइनस ए के, यानी ए नहीं होना चाहिए, बाकी सारा होना है, तो ये ए आपने माइनस कर देना है पूरे के पूरे यू में से। और इसी तरह ये यू माइनस बी हुआ। और इसके बाद इन दोनों का अब कम्प्लीमेंट लेंगे, इसका और इसका जो शेडेड रीजन है जो आपस में कॉमन है। ये बाहर वाला तो सारा कॉमन ही है ना, इसमें भी, और इसमें बी का ये वाला शेडेड है और इसमें ए का शेडेड है। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों नहीं होंगे, दोनों ही माइनस हो जाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो सिर्फ कॉमन वाला लेना है। इस सेट में से और इस सेट में से कॉमन वाला हिस्सा यही बनता है सिर्फ। ये राइट हैंड साइड थी, ये वाला आंसर लेफ़्ट हैंड साइड का है ये सारा, और ये वाला जो पार्ट है ये राइट हैंड साइड का है। अब वेन डायग्राम की मदद से हमने साबित कर दिया है कि ये, यानी हमने वेन डायग्राम की मदद से हमने डिमॉर्गन लॉ को प्रूफ कर दिया है। इससे पहले हमने सेट्स की मदद से डिमॉर्गन लॉ को साबित किया है, अब वेन डायग्राम की मदद से भी प्रूफ कर दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दो सेट्स गिवन हैं, एक सेट यू है और एक सेट ए है। हमने ये तीन चीज़ें साबित करनी हैं। ये साबित भी हम कर लेंगे, इनको प्रूफ भी कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन ये MCQs के हवाले से ये तीनों रिज़ल्ट्स ये बहुत अहम वाले रिज़ल्ट हैं। यानी ए और ए का जो कम्प्लीमेंट है ये सेट यू के इक्वल होता है, और ए का अगर यू के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो ए बनेगा। यू चूँकि बड़ा सेट है, ए छोटा सेट है, उसका जो इंटरसेक्शन है वो ए के इक्वल आ जाएगा। आप आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी इन बातों की।
ये ए है और ये ए का कम्प्लीमेंट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन खाली सेट होगा। क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे, लेकिन एमसीक्यूज़ के हवाले से ये रिज़ल्ट्स वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट इसका देखें जी, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, वो ये यू के इक्वल होना चाहिए। लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट, ये सेट पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड कर लें। ए कम्प्लीमेंट बनेगा यू, ये सेट यू है और ये सेट ए है। सेट यू में कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 20 तक, और इसमें कौन से हैं, 1 से 19 तक हैं, लेकिन वो सारे ऑड हैं। तो जब माइनस करेंगे तो ये सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे। ए कम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इवन नंबर्स। और जब ए और ए इंटरसेक्शन का यूनियन लेंगे, इसमें 1 से 20 तक सारे हैं और इसमें सिर्फ इवन हैं, तो जब यूनियन लेंगे, यूनियन में बड़ा सेट आएगा तो वो ये 1 से 20 तक सारे आ जाएंगे और वो यू के इक्वल हो जाएगा। यही राइट हैंड साइड है, तो बात हमने साबित कर ली है। अब चलें जी, इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लें। ए का कम्प्लीमेंट लेना है यू के साथ। ये सेट ए है, ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 से 19 तक हैं और वो सारे ऑड नंबर्स हैं, 1 से 20 तक सारे के सारे नंबर्स। इसका इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, तो कॉमन एलिमेंट्स तो यही बनेंगे ऑड वाले, इस ऑड इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो ये वाले ऑड एलिमेंट्स हो गए। तो ये सारे का सारा सेट ए है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये ही हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल आसान सा है। ए का और ए के इंटरसेक्शन, ए के कम्प्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन लेना है। ये सेट ए है, ये ए का कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया हुआ है, तो वो खाली सेट के इक्वल आएगा। सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड कर लें, वो यू माइनस ए के इक्वल है। ये सेट यू है और ये सेट ए है, ये ए का कम्प्लीमेंट बनेगा, यानी इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें सिर्फ ऑड हैं, तो कम्प्लीमेंट में इवन नंबर्स आ जाएंगे। इन दोनों सेट ए का और ए के कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करें। ए में चूँकि ऑड नंबर्स हैं और इसमें इवन नंबर्स हैं, अब ऑड और इवन, इसमें सारे के सारे ऑड्स हैं, इसमें सारे के सारे इवन हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये खाली सेट आ जाएगा। यहाँ पे इसके एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चंस ये एंड हो गए हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आज के लेक्चर में हम इन 6 क्वेश्चन पे ही इस लेक्चर को एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी सपोर्ट होती है, मोटिवेशन होती है, फिर अगली वीडियो बंदा और जज्बे के साथ बनाता है। और मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द प्री 9th वाले बच्चों के लिए इस सिलेबस को मैं जल्दी से जल्दी वाइंड अप करूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।